सरमायाकारी में इजाफा, रुपए की कदर में इजाफा है। ठीक है, राइज इन फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स, गैर मुल्की सरकारी में इजाफा होना यानी उसमें राइज होना, इज इंक्रीजिंग, वो बेसिकली क्या है, रुपए की कदर में इजाफा होना है। ठीक है, फॉरेन बैंक्स आर एस्टैब्लिशिंग ब्रांचेस एंड एमिलियोरेटिंग इन्वेस्टमेंट प्लान्स इन साउथ एशिया स्पेशली इन पाकिस्तान। गैर मुल्की बैंक जनूबी एशिया खसूसन पाकिस्तान में ब्रांचेस यानी शाखें कायम कर रही है और सरमायाकारी के मंसूबों को बेहतर बना रहे हैं। ठीक है, एमिलियोरेटिंग, सरमायाकारी के मंसूबों को, उनके जो इन्वेस्टमेंट प्लान्स हैं उनको बेहतर बना रहे हैं, एमिलियोरेट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखें तो दूसरा जो है वो गैर मुल्की बैंक जनूबी एशिया के जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर शाखा काम कर रही है और सरमायाकारी के मंसूबों को बेहतर बना रही है। तो सरमायाकारी के जब मंसूबों को बेहतर बनाया जाएगा तो अल्टीमेटली क्या होगी, सरमाया आएगा यानी इन्वेस्टमेंट आएगी। तो इन्वेस्टमेंट से क्या होगा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट जब आएगी तो वैल्यू ऑफ रुपी जो है वो इनहेंस कर जाएगी। ठीक है, उसकी कदर में इजाफा हो जाएगा। तो बेसिकली दूसरा क्या है, यानी दूसरे को पढ़ते हैं सो यहाँ पे लगाते हैं तो उसका इफेक्ट यहाँ पे नजर आता है, राइज इन फॉरेन इन्वेस्टमेंट इज इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ रुपी। तो पहला क्या, दूसरा क्या हो जाएगा, वो बेसिकली कॉज हो जाएगा और पहला जो होगा उसके बस इफेक्ट हो जाएगा। तो राइट आंसर हम क्या करेंगे, बीटा करेंगे। Third, cash is not acceptable at many places after demonetization. Many online wallets are tying up with banks so that it is possible for people to go cashless. Now, cash is not acceptable at many places after demonetization. After demonetization यानी demonetization के बाद, demonetization basically कहते हैं नोट का बंद हो जाना, नोटबंदी, यानी कि बहुत से नोट्स हैं जो कि चलना बंद हो जाते हैं। तो फिर कैश जो होता है वो एक्सेप्ट नहीं किया जाता जब बहुत से नोट चलना ही बंद हो जाते हैं। तो ये बेसिकली क्या था, एक कॉज था, ओवरऑल एक कॉज आ रहा है और उसकी वजह से इफेक्ट क्या आ रहा है, मैनी ऑनलाइन वॉलेट्स आर टाइंग अप, बहुत से ऑनलाइन वॉलेट्स जो है वो टाइंग अप हो रहे हैं, दे आर गैदर्ड, वो टाइंग अप विद बैंक्स, दे आर टाइंग अप विद बैंक्स सो दैट इट इज पॉसिबल फॉर पीपल टू गो कैशलेस, ताकि लोगों के लिए ये मुमकिन हो सके कि वो कैशलेस जा सकें। ठीक है, ऑनलाइन वॉलेट्स का क्या मतलब होता है कि आप अपने मोबाइल से पे कर दें या फॉर एग्जांपल क्रेडिट कार्ड से पे कर दें या व्हाटएवर जो भी सहूलत है। तो जो ऑनलाइन वॉलेट्स हैं वो टाइंग अप जब बैंक्स के साथ कर लेंगे तो पेमेंट्स इसी तरह होती जाएगी और नोटबंदी की वजह से जो कैशलेस जो घूमना होगा वो आसान हो जाएगा। तो डेफिनेटली पहला क्या हो जाएगा, कॉज हो जाएगा, दूसरा इफेक्ट हो जाएगा। तो इसी लिहाज से अल्फा इसका राइट आंसर हो जाएगा जी। क्वेश्चन नंबर 4, द रेट ऑफ पल्सेस हैज बीन इंक्रीज सब्सटेंशियली इन द ओपन मार्केट। जी, दालों के जो रेट हैं वो सब्सटेंशियली इंक्रीज कर गए हैं ओपन मार्केट के अंदर। फिर उसके बाद क्या कह रहा है, एंड सो द गवर्नमेंट इज एमिंग टू इंपोर्ट पल्सेस फ्रॉम नेबर कंट्रीज। तो हमेशा याद रखिएगा कि जब प्राइसेस यूजुअली इंक्रीज करती हैं वो तभी इंक्रीज करती हैं जब मार्केट में जो सप्लाई होती है ना उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की वो लेस होती है। ठीक है, तो जब लेस क्वांटिटी में होगी या सप्लाई लेस होगी तो उसकी प्राइसेस हर हाल में इंक्रीज ही करेंगी। तो दे आर हैविंग द इनवर्स रिलेशन, किसका, क्वांटिटी या सप्लाई का इनवर्स रिलेशन होता है किसके साथ, उस प्राइस ऑफ प्रोडक्ट के साथ। तो उसने ये कहा था रेट ऑफ पल्सेस हैज बीन इंक्रीज सब्सटेंशियली इन द ओपन मार्केट सो द गवर्नमेंट इज एमिंग टू इंपोर्ट पल्सेस फ्रॉम नेबर कंट्रीज। बात बिल्कुल ठीक है कि अगर प्राइसेस इंक्रीज कर रही हैं इसका मतलब है मार्केट में क्वांटिटी लेस है, तो इस वजह से गवर्नमेंट क्या करेगी, उसको इंपोर्ट करेगी बाहर से। तो पहला कॉज, दूसरा इफेक्ट, राइट आंसर अल्फा। आमना दिलबर, क्वेश्चन है सर थर्ड क्वेश्चन का राइट बताइएगा। सॉरी सर थर्ड क्वेश्चन की राइट चॉइस बताइएगा। थर्ड क्वेश्चन की राइट चॉइस अल्फा है, पहला कॉज दूसरा इफेक्ट था। नोटबंदी के बाद वो कुछ ऐसे मुनासिब इकदाम कर रहे थे, रिएक्शन आ रहा था, इफेक्ट्स हो रहे थे कि लोग कैशलेस घूम सके। नोटबंदी सर यानी लास्ट क्वेश्चन भी आपने कुछ यहाँ पे लगवाए थे एलएमएस पे, वो बिल्कुल गलत दिए हुए थे। एलएमएस पे क्या दिए हैं, गलत आंसर दिए हैं। हाँ जी। चलो ठीक है, मैंने इसको नोट कर लिया, मैं जाके उसको क्रॉस चेक कर लूंगा, पर जो मैं करवा रहा हूँ उसको ही ठीक जानूँ। ठीक है।
आसान क्वेश्चन है। सर एलएमएस पे भी थर्ड का अल्फा ही दिया हुआ है। तो पता नहीं, मुझे नहीं पता कि वो क्यों कह रही है। चलो खैर देख लेंगे। सर आपकी आवाज नहीं आ रही, आपने खुद को म्यूट किया हुआ है। अब ठीक है। कैसे? अच्छा, तो मैं ये कह रहा था प्रीवियस क्वेश्चन के हवाले से कि इनवर्स रिलेशन याद रखना है, लेस क्वांटिटी या सप्लाई लेस, तो क्या होगा, उसके इवज प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो इंक्रीज कर जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5, द प्राइसेस ऑफ पेट्रोल एंड डीजल इन द डोमेस्टिक मार्केट हैव रिमेन्ड अनचेंज्ड फॉर द पास्ट फ्यू मंथ्स. The crude oil prices in the international market have gone up substantially in the last few months. तो इवन दो अगर आप यहाँ पे 100 लगा भी देते हैं तो कोई कनेक्शन नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि एक में क्या हो रहा है, प्राइसेस पेट्रोल और डीजल की अनचेंज रह रही हैं, और दूसरे के अंदर क्रूड ऑयल की प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट के अंदर वो ज्यादा हो रही है, गॉन अप जा रही है सब्सटेंशियली, उनमें इजाफा हो रहा है। तो इसके अंदर कोई कॉज कोई इफेक्ट नहीं हो सकता। इनफैक्ट ये दोनों ही क्या है, इफेक्ट्स हैं, कि एक के अंदर प्राइस स्टैग्नेंट है, अनचेंज्ड है, और दूसरे के अंदर सब्सटेंशियली इजाफा हो रहा है, राइज कर रही है। तो दोनों इफेक्ट्स हो गए। बैक एंड पे इनके जो अब देखना है कि सो देयरफॉर से जब कनेक्शन नहीं बन रहा तो अल्फा बीटा तो डिलीट हो गए, और फिर हम आ जाते हैं डेल्टा और ईटा पे, और डेल्टा और ईटा पे स्ट्रेट अवे हम दोनों को इफेक्ट्स कह सकते हैं। तो जब दोनों को इफेक्ट्स डिक्लेयर कर दिया है तो बैक एंड पे ये देखना होता है कि क्या उनके इंडिपेंडेंट कॉजेज हैं या कॉमन कॉज है। तो प्राइसेस का सेम रहना और प्राइसेस का बढ़ जाना, ये दोनों ही कभी भी एक कॉमन कॉज नहीं हो सकते। तो ये दोनों ही क्या होंगे, इंडिपेंडेंट कॉजेज होंगे। तो राइट आंसर वुड बिकम डेल्टा हो जाएगा। इस तरह का सिमिलर क्वेश्चन बुक के अंदर भी था। क्वेश्चन नंबर 6, the government has decided to make all the information related to primary education available to the general public. So in the past the general public did not have access to all these information related to primary education. नो, कोई कनेक्शन नहीं बना कि इसके अंदर पहले इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जा रही है और इसके अंदर क्या हो रहा है कि कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी। तो पहले जब कोई इंफॉर्मेशन नहीं होगी तभी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी। तो दूसरे के साथ 100 लगा के जब चेक करेंगे तो दूसरा क्या हो जाएगा, पॉज हो जाएगा, और उसी की वजह से फिर गवर्नमेंट क्या कर रही है, प्राइमरी एजुकेशन वालों को उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन फराहम कर रही है। तो सेकंड वन इज द कॉज एंड फर्स्ट वन इज इट्स इफेक्ट। राइट आंसर वुड बी बीटा हो जाएगा, और प्रीवियस का राइट आंसर डेल्टा था। बोथ स्टेटमेंट्स 1 and 2 आर इफेक्ट्स ऑफ इंडिपेंडेंट कॉजेस। क्वेश्चन नंबर 7, majority of the citizens in locality belong to higher income group, so the sales in the local supermarket are comparatively much higher than in the other localities. इसका क्वेश्चन, ये वाला जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है ना, इसका आंसर जो है वो गलत लगा हुआ है। इसका आंसर लगा हुआ है बीटा, जबकि इसका आंसर बनता है अल्फा। बीटा किसी सूरत नहीं बनता। देखें सबसे पहले क्या हुआ, मेजॉरिटी ऑफ द सिटीजन इन द लोकेलिटी बिलोंग टू द हायर इनकम ग्रुप, उनकी इनकम बहुत ज्यादा हाई है, दे आर वेल बीइंग, दे आर वेल ऑफ। ठीक है, तो अगर वो हाई है तो जाहिर सी बात है, सो द सेल्स इन द लोकल सुपरमार्केट, जो उनकी करीबी लोकल सुपरमार्केट है उसके अंदर सेल क्या है, कंपैरेटिवली मच हायर, वो हायर है किससे, देन इन द अदर लोकेलिटीज। तो वो हायर ही होगी जब ज्यादा हायर इनकम ग्रुप वाले आएंगे और वो उधर से सेल अपने प्रोडक्ट्स वगैरह जो भी वट एवर द ग्रोसरी दे वांट टू बाय, तो वो वहां से परचेज करेंगे, तो अल्टीमेटली क्या होगी, उस लोकल सुपरमार्केट की सेल हाई हो जाएगी। तो फर्स्ट वन इज द कॉस्ट, सेकंड वन इज इट्स इफेक्ट। राइट आंसर अल्फा होगा। जी बच्चे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। हाँ सर बीटा नहीं होना चाहिए। देखिए अगर सेल ज्यादा होगी दूसरी लोकेलिटी से तब भी तो सर उनकी इनकम ज्यादा होगी। अगर सेल ज्यादा होगी तो इनकम ज्यादा आएगी ना उनको। पहली चीज क्या जरूरी है, फर्स्ट एक्शन। फर्स्ट एक्शन, पैसों का होना किसके पास ज्यादा जरूरी है, दुकानदारों, लोकल सुपरमार्केट वालों के पास, कि जो लोग प्रोडक्ट या वहां पे ग्रोसरी करने आ रहे हैं उनके पास पैसों का होना जरूरी है। देखें सर जो फर्स्ट, लोकल वाले हाँ, जो फर्स्ट इवेंट अकर होता है
वो कब होगा कि जब लोगों के पास पैसा आएगा। तो लोगों के पास पैसा आएगा तो तभी वो मार्केट के पास जाएंगे ना, अपनी वो जितनी भी जो कोई भी प्रोडक्ट्स वगैरह सेल वगैरह करने के लिए, जो भी बाय करना हो। तो पहला इवेंट जो अकर होना चाहिए, दैट हैज टू बी द पर्संस, उनको हायर इनकम ग्रुप से बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, इस तरह नहीं होता कि लोकल सुपरमार्केट के अंदर सेल ज्यादा हो रही है तो मैं इसका मतलब ये समझूं कि लोगों के पास पैसा ज्यादा है। इवेंट्स को देखना होता है, इवेंट्स वाइज जो लॉजिक ये बनती है कि लोगों के पास पहले पैसा ज्यादा होगा और इसी वजह से वो क्या करेंगे, सेल बढ़ा देंगे। इसी तरीके मतलब से सर आप ये कह रहे हैं कि वो जो इलाके के शहरी होंगे वो उनके पास मतलब पैसा ज्यादा होगा तो वो सेल मतलब की चीजें ज्यादा खरीदेंगे। एग्जैक्टली क्योंकि उसी लोकेलिटी की बात हो रही है ना, तो उसी लोकेलिटी के लिहाज से हम बात करेंगे। तो पहले पैसा होना जो जरूरी है वो लोगों के पास जरूरी है। जिस तरह इसका दूसरा क्वेश्चन था बुक का, द मिडिल क्लास सोसाइटी हैज इंप्रूव्ड देयर क्वालिटी ऑफ लिविंग कॉन्स्टेंटली इन द लास्ट फ्यू ईयर्स। इकोनॉमिकल स्टैंडर्ड्स इन पाकिस्तान इज इंप्रूविंग रिमार्केबली। पाकिस्तान की इकोनॉमी किस लिहाज से बढ़ सकती है? पाकिस्तान की इकोनॉमी तभी एनहांस होगी जब लोगों के पास इनकम ज्यादा होगी। इनकम ज्यादा होगी, वो टैक्स का पैसा ज्यादा देंगे। तो जब टैक्स का पैसा ज्यादा देंगे तो पाकिस्तान की इकोनॉमी अपने आप क्या करेगी, राइज कर जाएगी। तो पहले पैसा, जो पहला इवेंट टेक्निकली आना चाहिए था, दैट हैज टू बी द पर्संस। तो क्वेश्चन नंबर 2 रेफरेंस के तौर पे देख लेना इसका बुक के अंदर, आसान क्वेश्चन है। सर अगर हम वैसे भी देखें ना तो उन्होंने कहा मेजॉरिटी ऑफ द सिटीजन, तो नीचे वाले में हम वो सिर्फ स्पेसिफिक सेल्समैन की बात कर रहा है, तो मेजॉरिटी ऑफ सिटीजन तो सेल्समैन नहीं हो सकते ना। तो मतलब अल्फा ही बनेगा कि जो पहले मतलब कि जो सिटीजन है वो खरीदेंगे तो उनकी सेल्स ज्यादा होगी। ये नहीं होगा कि सेल्स वाले हैं जो वो पहले मतलब करेंगे, वो तो कम होंगे जो सेल्स मतलब जो चीजें बेचेंगे मार्केट में। नहीं, सेल्स का मतलब ये है कि उनकी जो सेल है वो बढ़ गई है। मतलब जो भी कुछ वो बेच रहे हैं, सेल इन द लोकल सुपरमार्केट आर कंपैरेटिवली मच हायर, उनकी सेल में इजाफा हुआ है। ठीक है, और वो किस वजह से इजाफा हुआ है, यानी अगर सेल में इजाफा हो रहा है तो दे आर अर्निंग द प्रॉफिट। मतलब वो पैसा कमा रहे हैं, इनकम ज्यादा कमा रहे हैं। वो इनकम कैसे ज्यादा कमा रहे हैं, क्योंकि लोग जो उधर आके जो शॉपिंग कर रहे हैं वो बेसिकली हायर इनकम ग्रुप से बिलोंग करते थे, वो ज्यादा से ज्यादा शॉप कर रहे हैं बिकॉज वो हायर इनकम ग्रुप से बिलोंग करते हैं। मतलब सर जो चीजें खरीद रहे हैं वो और बंदे हैं, डिफरेंट है, और जो चीजें मतलब बेच रहे हैं वो और है। हाँ जी, तो बेसिकली यहाँ पे जो पहला है वो बेसिकली कॉज ही हर सूरत बनेगा, क्योंकि ये पहला इवेंट अकर होगा। क्योंकि पहला इवेंट, आपके पास पैसे जेब में होंगे तो आप जाके किसी सुपरमार्केट के अंदर उसकी सेल को बढ़ा सकेंगे ना। जब आपके पास पैसे ही नहीं होंगे तो फिर कैसे सेल बढ़ाएंगे? मतलब हम इसको इस तरीके से देखते हैं कि सेल बढ़ रही है, ठीक है, अच्छा, अब सेल बढ़ रही है तो ये एक कॉज हो गया फॉर एग्जाम्पल। तो उसके इफेक्ट्स क्या आ रहे हैं कि लोग हायर इनकम ग्रुप से ताल्लुक रखने वाले हो जाएंगे। इट डजंट मेक एनी सेंस। मतलब इट हैज टू बी लॉजिकल और इट हैज टू बी प्रायोरिटी वाइज सेट होना चाहिए इनका एक्शन और रिएक्शन। सर मैं इसलिए सोच रहा था कि जो शॉपकीपर्स हैं मतलब जो चीजें बेच रहे हैं हाँ, उन्हीं की मतलब इनकम ज्यादा हो रही है, ज्यादा वो चीजें नहीं बेच। नहीं, वो सुपरमार्केट की बात हो रही है, सेल इन द लोकल सुपरमार्केट। कोई मार्ट है, कोई स्टोर है, कोई ग्रोसरी है, उनकी सेल ज्यादा हो रही है। सेल्स मतलब ज्यादा प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं वो लोग। नहीं सर लग गई है समझ, अब क्लियर हो गया। Okay. The literacy rate in the district has been increasing for the last 4 years. So the district administration has conducted extensive training program for the workers involved in the literacy drive. तो पहले के साथ 100 लगाने से कनेक्शन नहीं बना, क्योंकि इवेंट्स जो हैं हमने उनका ऑर्डर देखना होता है। पहले क्या होना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हैज कंडक्टेड एक्सटेंसिव ट्रेनिंग प्रोग्राम। पहले क्या किया होगा, एक एक्सटेंसिव ट्रेनिंग प्रोग्राम हुआ होगा वर्कर्स के लिए जो कि लिटरेसी ड्राइव में शामिल थे, और उसी की वजह से फिर रिजल्ट्स क्या आ रहे हैं, द लिटरेसी रेट इन द डिस्ट्रिक्ट हैज बीन इंक्रीजिंग फॉर द लास्ट फ्यू इयर्स। तो उसी की वजह से उनका लिटरेसी रेट भी बढ़ रहा है, क्योंकि उनकी ट्रेनिंग हुई भी है। तो पहला एक्शन क्या होना चाहिए कॉज की सूरत में, दैट हैज टू बी द सेकंड वन, और दूसरा उसका रिएक्शन क्या आएगा इफेक्ट की सूरत में, वो पहला आएगा। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9,
Most of the steel producing companies in the country X has made considerable profit. So many Asian countries have been importing huge quantities of steel from X. तो पहले के अंदर क्या आ रहा है? They are earning the considerable profit, जो कि steel producing companies हैं country X की, वो considerable profit earn कर रही हैं. क्यों, कैसे earn कर सकती हैं? Many Asian countries have been importing huge quantities of steel from X. Yes. तो पहला क्या, ये दूसरा क्या हो रहा है, ये कॉज हो रहा है. कैसे कि जब बहुत सी एशियन कंट्रीज इंपोर्ट करेंगी बहुत ही ह्यूज क्वांटिटीज में स्टील, कहां से? एक्स से, तो तभी क्या होगा, अल्टीमेटली वो प्रॉफिट अर्न करेंगे, कंसिडरेबल प्रॉफिट अर्न करेंगे. सो इंपोर्ट पहले हो रही है एज ए कॉज, और उसके एवज इफेक्ट क्या आ रहा है, दैट दे आर अर्निंग द कंसिडरेबल प्रॉफिट. तो दूसरा कॉज और पहला इफेक्ट हो गया, तो राइट आंसर इसका भी क्या होगा, बीटा हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 10. लार्ज नंबर ऑफ पीपल living in the low-lying areas have been evacuated during the last few days to safer places. तो बहुत ज्यादा लोग जो कि रह रहे हैं लो लाइंग एरिया में. लो लाइंग एरिया मतलब थोड़े से जो नशेबी इलाके होते हैं. अक्सर आप खबरें सुनते होंगे कि नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए. ठीक है, तो वो क्योंकि वो ऊपर नीचे होते हैं, स्लोप होती है उनमें ज्यादा, तो पानी जो है वो वहां पे खड़ा हो जाता है फिर. तो लो लाइंग एरियाज वालों को इवैक्यूएट कर दिया गया है ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू डेज टू सेफर प्लेसेस. लास्ट फ्यू डेज में सेफर प्लेसेस पे पहुंचा दिया गया है. सो द गवर्नमेंट हैज रश्ड इन रिलीफ सप्लाईज टू द पीपल लिविंग इन द अफेक्टेड एरियाज. तो इसी वजह से गवर्नमेंट हैज रश्ड उनको रिलीफ पहुंचाने के लिए, उनको सप्लाईज पहुंचाने के लिए रश किया है गवर्नमेंट ने, जो कि अफेक्टेड एरियाज में थे. तो ये सोर देयरफॉर बनाने से कोई ऐसा कनेक्शन बनता नजर नहीं आता. कनेक्शन तभी बनेगा जब हम ये इसको इस तरीके से अंडरस्टैंड करेंगे कि ये पहला क्या है, इफेक्ट है कि बहुत से लोगों को जो लो लाइंग एरिया में थे उनको इवैक्यूएट करवा लिया गया है. उसका बैक एंड पे कॉज क्या थी कुछ पता नहीं. अच्छा, गवर्नमेंट हैज रश्ड इन रिलीफ सप्लाईज टू द पीपल लिविंग इन द अफेक्टेड एरियाज. अब ऊपर जो अगर इवैक्यूएट करवाया है तो ये भी जिक्र नहीं था कि मतलब उसके किस वजह से इवैक्यूएट करवाया है. और दूसरे के अंदर जी गवर्नमेंट भागी भागी जा रही है उनको रिलीफ देने के लिए, उनको सप्लाईज देने के लिए कि अफेक्टेड एरियाज जो भी हैं उनके. तो ये दोनों का आपस में कनेक्शन कॉज और इफेक्ट से रिलेटेड नहीं बनता अनलेस और अनटिल इसको हम इस लिहाज से समझें कि उनको लो लाइंग एरियाज वालों को इवैक्यूएट करवा लिया गया एज एन इफेक्ट, और दूसरा कि गवर्नमेंट उनको सप्लाईज दे रही है, रिलीफ प्रोवाइड कर रही है अफेक्टेड एरियाज को, और ये इसको भी इफेक्ट ले लें. अब बैक एंड पे अगर हम देखें तो इनका कॉज क्या है. ठीक है, तो कॉज यही हो सकता है कि फ्लड्स ने क्या किया है, इन एरियाज को अफेक्ट किया है. तो वहां पे सैलाब आया हुआ है बेसिकली. तो बेसिकली फ्लड्स हैव अकर्ड इन दैट एरिया. तो इस वजह से ये दोनों इफेक्ट्स हैं, और फ्लड्स की वजह से क्या होंगे, वो कॉमन कॉज के उसमें आएंगे. तो राइट आंसर इसका क्या होगा, ईटा हो जाएगा. इफ बोथ द स्टेटमेंट्स 1 and 2 आर इफेक्ट्स ऑफ सम कॉमन कॉज. तो दोनों ही इफेक्ट्स हो गए. और बैक एंड पे जब हमने देखा इंडिपेंडेंट कॉजेज या कॉमन कॉज तो नहीं था, तो बैक एंड पे हमारे पास कॉमन कॉज आ रहा था व्हिच आर फ्लड्स. तो राइट आंसर क्या हो गया, ईटा हो जाएगा. The prices of vegetables have been increased considerably during this summer. तो प्राइसेस वेजिटेबल्स की इंक्रीज हो गई हैं इस समर में. सो देयर इज ट्रेमेंडस इंक्रीज इन द टेम्परेचर ड्यूरिंग द समर, thereby damaging crops greatly. तो ट्रेमेंडस इंक्रीज होने की वजह से क्या होगा कि प्राइसेस ऑफ वेजिटेबल्स हैव बीन इंक्रीज्ड, क्योंकि ट्रेमेंडस इंक्रीज इन टेम्परेचर ने किया क्या, डैमेजिंग क्रॉप्स करती है ग्रेटली. तो जब क्रॉप्स टेम्परेचर के बढ़ने की वजह से डैमेज हो गए हैं एज अ कॉज, तो इफेक्ट क्या आएगा कि प्राइसेस ऑफ वेजिटेबल्स रिड्यूस हो जाएंगी. क्यों रिड्यूस हो जाएंगी, क्योंकि सप्लाई मार्केट में कम हो जाएगी. तो जब प्राइसेस ऑफ वेजिटेबल्स इंक्रीज कर जाएंगी, तो जब सप्लाई कम हो जाएगी वेजिटेबल्स की, तो फिर उस लिहाज से क्या होगा, उस लिहाज से प्राइसेस ऑफ वेजिटेबल्स इंक्रीज कर जाएंगी. तो पहला दूसरा क्या हो जाएगा, कॉज, और पहला उसका इफेक्ट हो जाएगा. आमना कोई क्वेश्चन था तुम्हारा? हाँ सर आप वो प्राइसेस रिड्यूस कह रहे थे, बस यही कहना था कि इंक्रीज होंगी. हाँ जी, ठीक, मैंने करेक्ट कर
सर आप म्यूट हैं। कौन कर देता है बार बार? Who the hell is muting me? तो पता नहीं खुद हो जाते हैं आप। ये कोई ना कोई है बीच में, मैं बैकएंड पे कह देता हूँ। अब्दुल्ला भाई ये जरा देखें, ये मुझे बार बार कोई बीच में म्यूट कर देता है। एहसान किस क्वेश्चन तक पहुंच गए थे? हाँ एहसान। सर अभी 12 स्टार्ट करना था, वो आप कितने मिनट हो गए खुद ही। The number of children joining primary government school is decreasing, so education quality has declined in government primary schools. तो इस तरह से सेंस कोई नहीं बन रही अगर हम दूसरे के साथ सो लगाते हैं। एजुकेशन क्वालिटी जब डिक्लाइन होगी तो उसी की वजह से क्या होगा, नंबर ऑफ चिल्ड्रन ज्वाइनिंग प्राइमरी गवर्नमेंट स्कूल वो भी क्या हो जाएगी, जो ज्वाइन करना चाह रहे होंगे उसमें भी कमी वाक़या होगी अगर आप क्वालिटी को गिरा देंगे। तो पहला एक्शन क्या होना चाहिए एज ए कॉज दैट नीड्स टू बी क्वालिटी डिक्लाइन करें एजुकेशन की, तो उसकी वजह से जो नंबर ऑफ चिल्ड्रन ज्वाइनिंग प्राइमरी गवर्नमेंट स्कूल है वो डिक्रीज कर जाएगी एज एन इफेक्ट। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बीटा। सेकंड वन इज द कॉज, फर्स्ट वन इज इट्स इफेक्ट। 13. The school authority has asked the ex-student to attend special classes to be conducted on Sundays. So the parents of the ex-student have withdrawn their wards from attending private tuitions conducted on Sundays. तो स्कूल अथॉरिटी ने ये कहा है एक्स स्टूडेंट को कि वो स्पेशल क्लासेस अटेंड करे जो कि कंडक्ट की जा रही हैं संडेज को, और दूसरे के अंदर कह रहा है द पेरेंट्स ऑफ द एक्स स्टूडेंट हैव विथड्रॉन देयर वार्ड्स। तो पेरेंट्स जो एक्स स्टूडेंट के हैं उन्होंने विथड्रॉ कर लिए हैं देयर वार्ड्स फ्रॉम अटेंडिंग प्राइवेट ट्यूशंस, कि वो प्राइवेट ट्यूशंस ना लें और कंडक्टेड ऑन संडेज। अगर वो प्राइवेट ट्यूशंस संडेज को नहीं लेते तो इस वजह से वो क्या करें, फिर जो स्कूल ने जो स्पेशल क्लासेस रखी हैं संडेज को वो अटेंड करें। तो क्लियरली यहाँ पे ये पता चल रहा है कि पहला क्या है कॉज है और दूसरा क्या है इफेक्ट है। तो कनेक्शन बन रहा था कि जब उन्होंने एज ए कॉज के तौर के ऊपर मत के ऊपर जब संडे को स्पेशल क्लासेस रखी हैं, और उसके एवज क्या हो रहा है कि जो उनके पेरेंट्स हैं उन्होंने स्टूडेंट्स हैव विथड्रॉन देयर वार्ड्स, उन्होंने विथड्रॉ कर लिए हैं, रोक लिए हैं। तो उसकी वजह से एक सेकंड होल्ड कीजिएगा। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? इसका अल्फा हो जाएगा जी अहमद क्वेश्चन। सर ये withdrawn their ward इसका क्या मतलब है? वार्ड्स का the parents of the ex student have withdrawn their wards, मतलब ex student के पेरेंट्स ने अपने बच्चों को वहां से विड्रॉ कर लिया है, मतलब वहां से उठा लिया है। इसका समहाउ इस तरह की कोई सेंस बनती है। वार्ड्स का मतलब बच्चे होगा, चिल्ड्रन। हाँ जी, मैं भी इसको इसी तरह इस सेंस में ले रहा हूँ। It seems quite evident that the parents have instructed their wards to abstain from private tuitions on Sundays and attend special classes organized by school. तो वार्ड्स का यही मतलब लिया जा रहा है कि एक्स स्टूडेंट के जो पेरेंट्स हैं वो विथड्रॉन देयर वार्ड्स, अपने बच्चों को वहां से उठवा रहे हैं, ठीक है, कि वो संडे की जो ट्यूशन क्लासेस हैं वो ना लें। ओके जी ऐसा सर ये मेरे ख्याल से तो ये दोनों इंडिपेंडेंट इफेक्ट हैं कॉज के, क्योंकि ये हम किस तरह कह सकते हैं कि अगर कोई स्कूल कोई एक्स्ट्रा क्लास बच्चे को दे रहा है तो उसके पेरेंट्स उसको कहेंगे नहीं आप ना लो। नहीं, हम तो ये कह रहे हैं कि पहले के अंदर क्या हो रहा है कि स्कूल अथॉरिटी ने ये कहा है एक्स स्टूडेंट से कि आपने स्पेशल क्लासेस अटेंड करनी है जो कि कंडक्ट की जा रही हैं संडेज को। तो ये स्कूल कह रहा है। तो जब ये स्कूल ने कह दिया तो पेरेंट्स ने क्या किया, उसके रिएक्शन के तौर पे, उसके इफेक्ट के तौर पे, कि जो वो संडे को स्पेशल क्लासेस ट्यूशन में दिलवाने के लिए भेजते थे ना अपने बच्चों को, तो वो पेरेंट्स वहां से उठा के कहाँ पे भेजेंगे, उनसे ये कहेंगे कि स्कूल में जाके पढ़ो। तो जब पहला जो एज ए एक्शन हुआ वो स्कूल की तरफ से हुआ एज ए कॉज, और उसकी वजह से फिर पेरेंट्स ने कहा कि चलो ठीक है, अब स्कूल हमें अगर फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है संडेज की, तो
तो फिर हम अपने संडेज को अपने बच्चों को ट्यूशन में क्यों भेजें भाई, जब स्कूल एक्स्ट्रा क्लासेस या स्पेशल क्लासेस अटेंड करवा रहा है, कंडक्ट करवा रहा है। समझ आ गई आसान? सही सही समझ आ गया। 14. The flood destroyed many homes. The rainwater provided the flood destroyed many homes. So the rainwater provided refuge from the drought condition. कोई connection नहीं बन रहा, दूसरे से करते हैं. The rainwater provided refuge from the drought condition. So the flood destroyed many homes. तब भी कोई connection नहीं बन रहा. पहले के अंदर देखो, flood क्या हुआ? Cause बन गया. किसका? डिस्ट्रक्शन का, डिस्ट्रक्शन ऑफ मेनी होम्स का. तो फ्लड इज द कॉज और डिस्ट्रक्शन ऑफ मेनी होम्स क्या बन गए? ये इफेक्ट बन गए पहले के अंदर. दूसरे के अंदर देखो, रेन वाटर, ये बेसिकली क्या बना? कॉज बना. प्रोवाइड क्या कर रहा है? रेफ्यूज बन रहा है. रेफ्यूज मतलब रिलीफ दे रहा है फ्रॉम द ड्रॉट कंडीशन से, यानी खुश्क साली से या कहत साली से बचने के लिए. तो रेन वाटर सेकंड के अंदर कॉज है, और सेकंड के अंदर अगर देखें रिफ्यूज फ्रॉम द ड्रॉट कंडीशन, ये इसका इफेक्ट है. ठीक है, किसका? रेन वाटर कॉज बनी और उसकी वजह से क्या हो रहा था? ड्रॉट कंडीशन से हमें रिलीफ मिल रहा था. तो दोनों के अंदर इफेक्ट्स वो आ रहे हैं. डिस्ट्रक्शन ऑफ मेनी होम्स एज अ इफेक्ट और रिफ्यूज फ्रॉम द ड्रॉट कंडीशन, ये भी क्या है? इफेक्ट है. कॉज एंड इफेक्ट नहीं बने तो हम इसके ऊपर आएंगे. तो दोनों ही इफेक्ट्स डिक्लेयर हो गए हैं. तो पहले के अंदर इंटरेस्टिंगली कॉज भी नजर आ रहा है, दूसरे के अंदर भी कॉज नजर आ रहा है. तो फ्लड और रेन वाटर क्या सेम कॉज होते हैं? ऑफ कोर्स नॉट. फ्लड और रेन वाटर दोनों ही क्या है? डिफरेंट कॉज हैं, यानी एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते. तो हम क्या कहेंगे? इंडिपेंडेंट कॉजेस कहेंगे. यहाँ पे बहुत से स्टूडेंट ये भी बहस कर सकते हैं, मैं उसको क्लैरिफाई कर दूं. वो ये कहेंगे कि सर फ्लड जो है वो भी तो रेन वाटर की वजह से ही आते हैं, तो हम इसको कॉमन कॉज क्यों नहीं कर रहे? तो यहाँ पे कॉमन कॉज इसका राइट आंसर नहीं होगा, इंडिपेंडेंट कॉजेज ही होगा. आपने फ्लड्स को नहीं देखना, फ्लड को बाय नेम ही देखना है कि फ्लड आ रहे हैं, एक में रेन वाटर आ रहे हैं. तो इन दोनों को एज अ डिफरेंट नेम, डिफरेंट कैटेगरी के तौर पे देखना है. आप अगर फ्लड्स की बैक एंड पे चले जाएंगे कि फ्लड्स का कॉज क्या है? रेन वाटर है, और फ्लड को एज ए इफेक्ट बना देंगे, तो ये गलत कर देंगे. फ्लड्स तब भी आ सकते हैं लैक ऑफ डैम्स की वजह से, जब डैम ना बने हुए हों, ठीक है, या कम बने हुए हों, उसकी वजह से भी फ्लड्स आ सकते हैं. तो फ्लड्स और रेन वाटर दोनों ही क्या है? इंडिपेंडेंट कॉजेज हैं. तो राइट आंसर वुड बी डेल्टा, और इफेक्ट्स हम डिक्लेयर कर चुके थे. लास्ट क्वेश्चन 15. असद परफॉर्म बैडली इन ऑफिस, सो असद लॉस्ट हिज जॉब. तो राइट आंसर क्या होगा? अल्फा हो जाएगा. जी कोई मसला परेशानी? एहसान अहमद, क्या सीन है? क्लियर है? यस सर. मेरी ना आगे क्लास है एट 6:40. तो क्रिटिकल थिंकिंग आज ही करना है कि थोड़ा सा वेट कर लोगे? सर अभी तो टाइम पड़ा है, 20 मिनट तो हो जाएगा. चलो ठीक है. जी क्वेश्चन कुछ यूं है, पहला पैराग्राफ पढ़ते हैं क्रिटिकल थिंकिंग का. ड्राईलैंड फार्मिंग इज द ओनली वे टू नॉट ओनली कॉम्बैट रिकरिंग ड्रॉट बट ऑल्सो मीट द इंक्रीजिंग फूड रिक्वायरमेंट्स ऑफ पाकिस्तान. ड्राईलैंड फार्मिंग इज द ओनली वे, ये सिर्फ एक वाहिद जरिया है. टू नॉट ओनली कॉम्बैट, ये ना सिर्फ लड़ता है रिकरिंग ड्रॉट, जो कि बार बार खुश साली, बट ऑल्सो मीट द इंक्रीजिंग फूड रिक्वायरमेंट्स ऑफ पाकिस्तान. लेकिन एट द सेम टाइम ये मीट करता है हमारी बढ़ती हुई खुराक की जो रिक्वायरमेंट है उसको भी पूरा करता है. तो आगे कह रहा है अबाउट 45% ऑफ पाकिस्तान टोटल क्रॉप प्रोडक्शन नाउ कम्स फ्रॉम ड्राईलैंड्स. तो अबाउट 45% ऑफ पाकिस्तान टोटल क्रॉप प्रोडक्शन. तो टोटल क्रॉप प्रोडक्शन कितनी होगी? फॉर एग्जांपल 100%.
और 100% में से 45% ऑफ पाकिस्तान टोटल क्रॉप प्रोडक्शन नाउ कम्स फ्रॉम ड्राई लैंड्स। तो बाकी दूसरी सोर्सेस से कितनी आ रही है, ठीक है, ड्राई लैंड के अलावा जो है वो 55% आ रही है, ठीक है। तो स्टैट्स जब भी आएंगे तो उनको बहुत कैटेगोरिकली देखना है। By the end of this century, this will have to increase to 60% if Pakistan is to provide adequate food for projected population of 1 billion by the turn of the century. तो by the end of this century, इस सेंचुरी के आखिर में this will have to increase, इसको बढ़ा के 60% होना पड़ेगा। क्यों? If Pakistan is to provide adequate food for projected population of 1 billion. अगर पाकिस्तान को फूड प्रोवाइड करनी है, एडिक्वेट फूड प्रोवाइड करनी है, कितनी? प्रोजेक्टेड पॉपुलेशन ऑफ 1 बिलियन, 1 बिलियन की प्रोजेक्टेड पॉपुलेशन को, 1 बिलियन इज अराउंड 100 करोड़ बाय द टर्न ऑफ द सेंचुरी। आई होप सो ये पैराग्राफ क्लियर होगा, इतना मसला नहीं था। ड्राईलैंड फार्मिंग इज इंपॉर्टेंट फॉर पाकिस्तान, यस इट इज इंपॉर्टेंट फॉर पाकिस्तान because dryland farming is the only way to not only combat recurring drought but also meet the increasing food requirements of Pakistan. तो ये सिर्फ वाहिद जरिया है सिंस, और एट द सेम टाइम ये खुराक से मुंसलिक है, उससे रिलेट करता है। तो इस वजह से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के लिए, और सिंस ये 45% ऑफ पाकिस्तान टोटल क्रॉप प्रोडक्शन को भी केटर करता है तो ये इंपॉर्टेंट होगा। तो डेफिनेटली ट्रू इसका राइट आंसर होगा। The per acre crop production is more in drylands than others. Per acre crop कोई ऊपर एरिया वाइज जिक्र हुआ? एरिया वाइज तो जिक्र ही नहीं हुआ। तो per acre crop production is more in drylands than others, वो drylands में ज्यादा है कि नहीं है इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, इस वजह से डाटा inadequate. At present Pakistan gets larger food production from wetlands. Now this is very critical question. पाकिस्तान जो है वो एट प्रेजेंट लार्जर फूड प्रोडक्शन ले रहा है कहां से? वेटलैंड से। नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ लैंड्स, वन इज ड्राई लैंड एंड द अदर इज वेटलैंड। तो ड्राई लैंड भी क्या कर रहे हैं? क्रॉप्स की, फसलों की प्रोडक्शन कर रहे हैं, और वेटलैंड्स भी क्या करते हैं? फसलों की प्रोडक्शन करते हैं। तो ड्राई लैंड्स ऐसे होते हैं कि जिसमें मिट्टी के अंदर इतना मॉइस्चर नहीं होता, ठीक है, थोड़ी बंजर जमीन होती है, और जो वेटलैंड्स होते हैं उसके अंदर मिट्टी के अंदर मॉइस्चर होता है, तो फिर उसको एज ए वेटलैंड्स के तौर पे कंसिडर किया जाता है। लेकिन ड्राई लैंड भी अपना इम्पैक्ट डाल रहे हैं, वो 45% कर रहे हैं, तो वेटलैंड्स कितना करेंगे? 55% करेंगे। तो एट प्रेजेंट पाकिस्तान गेट्स लार्जर फूड प्रोडक्शन फ्रॉम वेटलैंड्स, ऊपर स्टैट से पता चल रहा है, डिराइव किया जा सकता है। तो राइट आंसर क्या होगा? डेफिनेटली ट्रू हो जाएगा, which was 55%. Fourth question, in Pakistan the rate of growth of population is 15% per year. तो पाकिस्तान में जो रेट ऑफ ग्रोथ है पॉपुलेशन की वो 15% पर ईयर है। तो ये 15% तो तब हम निकालते जब तुम हमें एनुअल रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन बताते। तो उसने तो कोई एनुअल रेट तो बताया ही नहीं, उसने सिर्फ हमें ये बताया था कि ये बढ़ के 60% हो जाएगी। ये जरूरत जो है, अगर उन्होंने फूड की जरूरत को पूरा करना है, किसकी पॉपुलेशन 1 बिलियन की पॉपुलेशन के लिए, 100 करोड़ की पॉपुलेशन के लिए, और इसके अंदर कोई हमें इस तरह की बात नहीं पता चल रही कि रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इस 15% पर ईयर, वो 15% पर ईयर है कि नहीं। तो अगर वो पर ईयर के लिहाज से हमें परसेंटेज दे रहा है तो हमें एटलीस्ट वो ये प्रोवाइड कर देता ना कि एनुअल रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन कितनी है, तो फिर हम उसको वहां से कैलकुलेट करके बता सकते थे। क्योंकि एनुअल रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन दे देता, 15% भी उसने दे दिया था, तो हम यही करते कि 15% ऑफ फॉर एग्जांपल एनुअल रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन वो कितनी आएगी, तो फिर हम वहां से अंदाजा लगा लेते। तो राइट आंसर इसका क्या होगा? डाटा इनएडिक्वेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, the explosive growth in demand for castor oil abroad is bringing about a silent change in the castor seed economy of Gujarat. तो बेसिकली कैस्टर ऑयल एक्सक्लूसिव ग्रोथ की यहाँ पे बात हो रही है इन डिमांड फॉर कैस्टर ऑयल, कैस्टर ऑयल की डिमांड के बारे में। अब्रॉड इज ब्रिंगिंग अबाउट अ साइलेंट चेंज, वो एक बहुत ही साइलेंट चेंज लेकर आ रहा है इन द कैस्टर सीड इकोनॉमी ऑफ गुजरात, गुजरात की कैस्टर सीड की इकोनॉमी में। कौन चेंज लेकर आ रहा है? कैस्टर ऑयल लेकर आ रहा है। द स्टेट इज वेल ऑन इट्स वे, स्टेट रियासत जो है वो गामजन है टू इमर्ज एज अ स्ट्रॉन्ग मैन्युफैक्चरिंग सेंटर, कि वो इमर्ज करे, उभर के सामने आए एक मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रॉन्ग मैन्युफैक्चरिंग सेंटर के तौर पे। फॉर कैस्टर ऑयल रेलीगेटिंग टू बैकग्राउंड, कैस्टर ऑयल से रिलेटेड रेलीगेटिंग टू बैकग्राउंड,
यानी अगर हम उसके पास्ट से या बैकग्राउंड से रुजू करें, डेलीगेटिंग टू बैकग्राउंड का ये मतलब है। इट्स करंट स्टेटस एज अ बिग ट्रेडिंग सेंटर, उसका जो मौजूदा स्टेटस था यानी पास्ट के अंदर वो मौजूदा स्टेटस के तौर पे एक बिग ट्रेडिंग सेंटर के नाम से जाना जाता था। तो बहुत ही बिग ट्रेडिंग सेंटर का क्या मतलब है, बहुत ही बड़ा तिजारती मरकज था, वो तिजारती हब था, ठीक है, ट्रेडिंग हब था। किसके सिलसिले में? कैस्टर सीड्स के सिलसिले में। तो जब वो कैस्टर सीड्स के सिलसिले में वो एक तिजारती हब बना हुआ था, तो अब जो गुजरात की स्टेट है दे आर ऑन इट्स वे कि वो मैन्युफैक्चरिंग करें किसकी? कैस्टर ऑयल की फ्रॉम द कैस्टर सीड्स। The business prospects for export of castor oil, which is converted into value-added derivatives, तो business prospects export यानी इसकी export के सिलसिले में किसकी? castor oil के, जो कि convert होते हैं value-added derivatives में, are so good, वो इतने मुफीद हैं और इतने अच्छे हैं that a number of castor seed crushing units के castor seed की crushing units have already come up, वो already आ चुके हैं, and others are on the anvil, और बाकी भी क्या है? सर पर है जी। 5 तो बेसिकली क्या बात हो रही है, मैं थोड़ी समरी दे देता हूं कि गुजरात के बारे में बात हो रही है कि गुजरात के अंदर कैस्टर सीड्स थे और कैस्टर सीड से वो स्विच कर गया है कैस्टर ऑयल की मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। क्यों? क्योंकि उसकी डिमांड बहुत ज्यादा थी, और डिमांड ज्यादा थी और उसको फिर एक्सपोर्ट भी किया जा सकता था। तो इस वजह से वो जो कैस्टर सीड क्रशिंग यूनिट जो थे वो आ गए, और बाकी भी क्या थे? सर पे थे जी। 5 गुजरात यूज्ड टू सप्लाई कैस्टर सीड्स टू द मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स इन द पास्ट। हाँ जी, तो यहाँ पे देखें, रेलीगेटिंग टू बैकग्राउंड यानी उसके पास से अगर आप रुजू करते हैं तो वो यही जाहिर करता है कि वो पास्ट के अंदर एक ट्रेडिंग हब के नाम से जाना जाता था, जो कि क्या प्रोवाइड करता था? सप्लाई करता था कैस्टर सीड्स टू द मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स। तो बेसिकली ये बात बिल्कुल ठीक है, डिराइव की जा सकती है, और थर्ड लाइन से तो डेफिनेटली ट्रू होगा। ये क्वेश्चन नंबर 6, गुजरात इज द ओनली स्टेट इन पाकिस्तान व्हिच प्रोड्यूसेस कैस्टर सीड। इसके बारे में तो पता ही नहीं है, सिर्फ गुजरात के बारे में रिपोर्ट दी भी है, तो हम ये नहीं बता सकते कि पाकिस्तान के अंदर सिर्फ गुजरात ही है कि नहीं, तो डाटा इनएडिक्वेट। प्रोडक्शन ऑफ कैस्टर ऑयल हैज बिकम अ प्रॉफिटेबल बिजनेस प्रोपोजिशन। तो हैज बिकम अ प्रॉफिटेबल बिजनेस प्रोपोजिशन यानी एक बहुत ही मुफीद और फायदा देने वाली और प्रॉफिट देने वाली एक तजवीज हो गई है प्रोडक्शन ऑफ कैस्टर ऑयल। तो गुजरात तो क्या कर रहा है? प्रॉफिट अर्न करना चाह रहा है, किससे? कैसे? एक्सपोर्ट करके। तो डेफिनेटली ट्रू है, ऊपर पैसे से पता चलता है। मैन्युफैक्चरिंग कैस्टर ऑयल गारंटीज मोर सरप्लस देन सेलिंग कैस्टर सीड्स। तो मैन्युफैक्चरिंग कैस्टर ऑयल गारंटीज मोर सरप्लस। मोर सरप्लस का क्या मतलब है? मोर प्रॉफिट यानी ज्यादा सरप्लस अमाउंट में देन सेलिंग कैस्टर सीड्स। तो वो गारंटी कर रहे हैं, तभी तो कैस्टर ऑयल के लिए क्रशिंग यूनिट्स आ रहे हैं और बाकी सर पे खड़े हैं। और इसी वजह से गुजरात जो है वो शिफ्ट कर गया है ट्रेडिंग से, ट्रेडिंग कैस्टर सीड्स की जब वो कर रहा था उससे शिफ्ट कर गया है मैन्युफैक्चरिंग कैस्टर ऑयल बनाने में। तो इसी वजह से ये बात बिल्कुल ठीक है, डेफिनेटली ट्रू है। ऑफ द रफली 4,40,000 children who currently languish in America's foster care system. फॉस्टर केयर सिस्टम कहते हैं यतीम खाने को। तो 4,40,000 चिल्ड्रन जो कि करंटली लैंग्वेज हैं, रजाई देखभाल का इंतजाम होता है उसके अंदर, 20,000 आर अवेलेबल फॉर अडॉप्शन। इसके अंदर 20,000 अवेलेबल हैं अडॉप्शन के लिए। मोस्ट ऑफ देम आर ओल्डर चिल्ड्रन, मोस्टली इसके अंदर ओल्डर चिल्ड्रन हैं जिनकी बिटवीन द एजेस ऑफ 6 and 12, जिनकी एज की रेंज है 6 से 12। Among the adoptable children, 44% are white and 43% are black. और इस 44% के अंदर व्हाइट कितने हैं? 44% है अडॉप्टेबल चिल्ड्रन के लिहाज से देखा जाए, और 43% क्या है? ब्लैक। बट 67% ऑफ ऑल फैमिलीज वेटिंग टू अडॉप्ट आर व्हाइट। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, इसमें अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। वो ये है कि 67% ऑफ ऑल फैमिलीज, जितनी भी 67% हैं तमाम फैमिलीज वो अडॉप्ट कर रही हैं, जो वेट कर रही हैं अडॉप्ट करने के लिए, वो तमाम की तमाम फैमिलीज क्या हैं? वाइट हैं। इसका कतई ये मतलब नहीं है कि 67% ऑफ ऑल फैमिलीज वेटिंग टू अडॉप्ट आर वाइट, जो कि 67% ऑफ ऑल फैमिलीज जो कि अडॉप्ट करना चाह रही हैं वाइट को। इसका ये मतलब नहीं, इसका मतलब ये है कि 67% फैमिलीज क्या हैं? वो वाइट हैं।
एंड मेनी ऑफ देम आर ईगर टू टेक अ ब्लैक चाइल्ड, और उनमें बहुत से जो हैं वो ईगर हैं कि उनको ब्लैक चाइल्ड अडॉप्ट करना है, ठीक है। तो ये बेसिकली एटीट्यूड बताया गया है वाइट पेरेंट्स यानी वाइट फैमिलीज के रिस्पेक्टिव से, कि 67% वाइट फैमिलीज वो ब्लैक चाइल्ड अडॉप्ट करना चाहती हैं। द हर्डल्स हाउएवर आर ऑफन फॉर्मिडेबल, दो ओनली 3 स्टेट्स, अगरचे 3 स्टेट्स जो हैं अरकानसास, कैलिफोर्निया एंड मिनीसोटा have laws promoting race matching in adoptions, उनके पास laws हैं जो कि प्रमोट करते हैं रेस मैचिंग को adoption के वक्त। रेस मैचिंग यानी काले गोरे का फर्क। 40 अदर फेवर द प्रैक्टिस, और 40 दूसरी जो रियासतें हैं उन्होंने फेवर की है इस प्रैक्टिस को। तो ये तमाम पैराग्राफ था। चिल्ड्रन बियॉन्ड 12 years of age are less suitable for adoption, ऊपर हमें रेंज बताई गई है 6 से 12 की, तो वो 12 से ऊपर वाले जो हैं वो सूटेबल हैं नहीं सूटेबल हैं हमें नहीं पता चलता, तो इस वजह से डाटा इनएडिक्वेट। व्हाइट चिल्ड्रन आर बीइंग प्रेफर्ड फॉर अडॉप्शन बाय मेजॉरिटी ऑफ ब्लैक फैमिलीज, तो ये मैं ऊपर ही क्लियर कर चुका हूं कि ऊपर एटीट्यूड बताया गया है 67% व्हाइट फैमिलीज का जो कि जो चाइल्ड अडॉप्ट करना चाहती हैं वो ब्लैक है, लेकिन ब्लैक फैमिलीज का एटीट्यूड ऊपर नहीं बताया गया कि वो क्या प्रेफर करना चाह रही हैं अडॉप्शन के वक्त। तो इस वजह से हम क्या करेंगे, डाटा इनएडिक्वेट करेंगे। Majority of the US states have laws that discourage the practice of adoption, तो लास्ट लाइन के अंदर देखें, दो ओनली 3 states, ये 3 states आ गई हैं, और उसने ये कहा है majority of the US states have laws that discourage the practice of adoption, नहीं, वो डिस्करेज नहीं करते, they have laws promoting race matching in adoptions, वो प्रमोट करते हैं रेस मैचिंग को यानी काले गोरे के फर्क को एडॉप्शंस के अंदर, उनके यहाँ लॉज बने हैं, 40 अदर फेवर द प्रैक्टिस और 40 उसकी फेवर करते हैं, तो यानी वो काले गोरे का फर्क नहीं करते, उनके यहाँ लॉज हैं इसके लिहाज से। तो मेजॉरिटी ऑफ द यूएस स्टेट्स हैव लॉज दैट डिस्करेज द प्रैक्टिस ऑफ अडॉप्शन, नो नॉट एट ऑल, ये कंट्राडिक्ट कर रही है लास्ट 2 लाइन से, तो डेफिनेटली फॉल्स विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, अमंग द अडॉप्टेबल चिल्ड्रन एटलीस्ट 10% आर नाइदर ब्लैक नॉर व्हाइट, तो अडॉप्टेबल चिल्ड्रन के यहाँ एटलीस्ट 10%, एटलीस्ट के लिए ना याद रखना 2 बातें इसके अंदर, मैं 2 बातें बताना चाह रहा हूं, एहसान ये 2 बातें जरा सुनिए। जब भी स्टैट्स के अंदर एटलीस्ट का वर्ड यूज होगा ना, एटलीस्ट का मतलब होगा कि वो ग्रेटर देन और इक्वल टू की बात कर रहा है, इनइक्वालिटी ये आएगी। अब इसका क्या मतलब है एटलीस्ट का, कि कम से कम इतना होना चाहिए और ज्यादा भी हो सकता है। देयर इज अनदर इनइक्वालिटी दैट इज एट मोस्ट। एट मोस्ट का क्या मतलब होता है, लेस देन और इक्वल टू, यानी ज्यादा से ज्यादा इतना और कम भी हो सकता है, ठीक है। तो ये 2 इनइक्वालिटीज बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। अब यहाँ पे उसने हमें क्या बताया हुआ था, एटलीस्ट 10%, तो एटलीस्ट 10% के लिए क्या होगा कि कम से कम 10% और ज्यादा भी हो सकता है, 10% से ज्यादा भी, तो 10% से ग्रेटर देन और इक्वल टू, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एरो भी बना देता हूँ कि 10%, एटलीस्ट 10% का मतलब क्या है कि 10% से ज्यादा, यानी इतना तो होना ही चाहिए, ठीक है, कम से कम इतना और ज्यादा भी हो सकता है। अब ऊपर पैराग्राफ में देखो उसने हमें कहा हुआ है अमंग द अडॉप्टेबल चिल्ड्रन एटलीस्ट 10% हैव नाइदर ब्लैक नॉर व्हाइट, तो हम ये देखते हैं स्टैट से हम कैलकुलेट करेंगे, तो कुछ ऐसे स्टैट्स होते हैं जिनमें कैलकुलेशन भी आती है। तो हमारे पास क्या थे, 44% व्हाइट थे और 43% ब्लैक थे, तो 44% they are white and 43% they are black, तो टोटल कितने हो गए, दोनों को ऐड करेंगे, this would become 87%, तो माइनस करते हैं 100 में से, तो कितना आएगा, टोटल 13% आ रहे हैं, जो कि ये जाहिर कर रहे हैं कि ना ही वो ब्लैक है और ना ही वो व्हाइट, ठीक है, they are neither black nor white, जो 13% आ गए हैं, क्योंकि उसने हमें 44% व्हाइट कह दिया, 43% ब्लैक कह दिया, तो 13% देखो क्या वो इस रेंज के अंदर फॉल करता है, 10% ग्रेटर देन और इक्वल टू एटलीस्ट 10% के अंदर, ये कम से कम 10% और ज्यादा भी हो सकते हैं, तो ज्यादा कितने हो रहे हैं 13%, जो कि बिल्कुल ही इस इनइक्वालिटी की रेंज के अंदर आ रहा है। तो जब इस इनइक्वालिटी की रेंज के अंदर आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, डेफिनेटली ट्रू हो जाएगा, स्टैट से साबित हो। सर हाँ जी सर, ये जो लाइन है, बट 67% of all families waiting to adopt are white,
तो मतलब ऑल फैमिलीज में ब्लैक और व्हाइट दोनों आ जाती है ना, तो ब्लैक फैमिली भी 67 में ये डिजायर कर रही है कि जो उनके पास व्हाइट आए बेबीज। नहीं, 67% ऑफ ऑल द फैमिलीज का मतलब ये है कि वो क्या है, सिर्फ व्हाइट हैं, ठीक है। मेजॉरिटी व्हाइट है फिर? हाँ जी, 67 वाइट है। तो 67% ऑफ ऑल फैमिलीज जो कि अडॉप्ट करना चाह रही हैं, अडॉप्शन के लिए वेट कर रही हैं, वो वाइट फैमिलीज वेट कर रही हैं। तो फिर ये हमारे पास होना चाहिए ना, जो क्वेश्चन नंबर 10 है कि व्हाइट चिल्ड्रन आर बीइंग प्रेफर्ड फॉर अडॉप्शन बाय मेजॉरिटी ऑफ, नहीं ये ब्लैक फैमिली है, सही ब्लैक उसमें आपने ब्लैक लिख दिया ना, उसने ऊपर एटीट्यूड हमें किसका बताया था, वाइट फैमिलीज का बताया था कि वाइट फैमिली 67% है जो कि अडॉप्शन के लिए वेट कर रही हैं एंड दे आर ईगर टू टेक अ ब्लैक चाइल्ड। ये वाइट का एटीट्यूड बताया था कि इतने परसेंट जो हैं वो ब्लैक चाइल्ड को अडॉप्ट करना चाहते हैं। नीचे उसके ऑपोजिट क्वेश्चन पूछ रहा था कि व्हाइट चिल्ड्रन आर बीइंग प्रेफर्ड फॉर अडॉप्शन बाय मेजॉरिटी ऑफ द ब्लैक फैमिलीज। तो ब्लैक फैमिलीज का तो एटीट्यूड ऊपर जिक्र ही नहीं हुआ, तो इस वजह से हमने डाटा इनएडिक्वेट किया। ठीक है सर, सही होगा। और ये सर मैंने आपने 12 समझ लगी है? यस सर समझ आ गई। एटलीस्ट और एटमोस्ट दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। उमामा ताहिरा क्वेश्चन है। अस्सलाम वालेकुम सर। सर ये जो क्वेश्चन है ना 10, इसके अंदर डेल्टा है, ईटा क्यों नहीं है? डेफिनेटली फॉल्स। व्हाइट चिल्ड्रन आर बीइंग प्रेफर्ड फॉर अडॉप्शन बाय मेजॉरिटी ऑफ ब्लैक फैमिलीज, ये किससे कंट्राडिक्ट कर रही है? सर देखिए ऊपर ने ज्यादा ये लिखा है कि वाइट फैमिलीज हैं, मतलब कि मेजॉरिटी ऑफ, तो ये उसको तो फॉल्स होना चाहिए ना, ये इनएडिक्वेट तो नहीं होना चाहिए। देखें 67% ऑफ ऑल द फैमिलीज, जितनी भी फैमिलीज हैं 67% जो हैं वो वाइट हैं, और वो वाइट फैमिलीज के बारे में बताया गया। आपको टोटल स्टैट ब्लैक फैमिलीज के बारे में बताई गई, मतलब ये तो हमें टोटल वाइट पर्सन के हिसाब से बताया जा रहा है ना कि वाइट पर्सन में से 67% है। आप इसको इसके अंदर ब्लैक क्यों शामिल कर रही हैं कि टोटल कितनी है, 100% है, और उन 100% में से 67% क्या है, वाइट है, और बाकी कितने रह गए, ब्लैक रह गए। नहीं, ये टोटल वाइट पर्सन की ही बताई हुई है कि वाइट पर्सन में से 67% ऐसे वाइट हैं दे वांट टू अडॉप्ट, और वो वेट कर रहे हैं अडॉप्शन के लिए, और वो ब्लैक चाइल्ड को अडॉप्ट करना चाहते हैं। ये उस सेंस में बात होगी। ठीक है, ओके सर। मेरी क्वेश्चन है। जी सर, ये क्वेश्चन नंबर 11 मुझे सही से समझ नहीं आई, ये एक्सप्लेन कर दें प्लीज। मेजॉरिटी ऑफ द यूएस स्टेट्स हैव लॉज दैट डिस्करेज द प्रैक्टिस ऑफ अडॉप्शन। वो कह रहे हैं कि बहुत सी जो स्टेट्स हैं यूएस की, वो डिस्करेज करती हैं अडॉप्शन की प्रैक्टिस को, यानी अडॉप्शन को वो ठीक नहीं समझती, डिस्करेज करती हैं। जबकि लास्ट 2 लाइंस में देखो, दो ओनली 3 यूएस स्टेट्स आर्कानसास, कैलिफोर्निया एंड मिनेसोटा हैव लॉज प्रमोटिंग रेस मैचिंग इन अडॉप्शंस। दे आर हैविंग द लॉज जो कि प्रमोट करते हैं रेस मैचिंग को अडॉप्शंस के दौरान। ठीक है, और 40 अदर फेवर द प्रैक्टिस, और बाकी स्टेट्स भी उसकी प्रैक्टिस कर रही हैं, यानी ये क्या है, उसकी फेवर के अंदर है, ये उसको डिस्करेज नहीं कर रहे बल्कि एनकरेज कर रहे हैं लास्ट 2 लाइंस के अंदर, जो कि इस 11 क्वेश्चन के लिहाज से क्या कर रही है, कंट्राडिक्ट कर रही है पैसेज के साथ। ऊपर एनकरेज कर रहे हैं, नीचे डिस्करेज कर रहे हैं, कंट्राडिक्शन आई तो डेफिनेटली फॉल्स। जी आगे समझ। थैंक यू सो मच सर। वेलकम। मेरी क्लास है बुशरा 6:40 पे, आई हैव टू गो देयर, मुझे 15 मिनट लगेंगे कैंपस पहुंचते हुए। जल्दी पूछो। सर ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है सर, यहाँ पर वेटलैंड का तो पैराग्राफ में जिक्र नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, नहीं है सर। फिर इसको हमने क्यों ट्रू किया है? इसको हमने इस वजह से ट्रू किया है क्योंकि स्टैट्स की बात हो रही है। स्टैट्स की वजह से हम कहेंगे कि देयर आर ड्राई लैंड्स एंड देयर आर वेटलैंड्स। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 45% ऑफ पाकिस्तान टोटल क्रॉप प्रोडक्शन नाउ कम्स फ्रॉम ड्राई लैंड्स, 45% ड्राई लैंड से आती है, तो बाकी दूसरी कहाँ से आएगी, 55%। वो 55% क्या होगी, गेट्स लार्जर फूड, वो क्या होगी, रिमेनिंग क्या होगी, वो ड्राई लैंड तो नहीं है ना, वो क्या है, जी सर, वेटलैंड से आएगी। वेटलैंड से आएगी, जो डिराइव किया जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ स्टैट्स। ये स्टैट्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जी सर, ठीक है, थैंक यू सो मच सर। ओके जी इंशाल्लाह मैं क्लास दोबारा रखूंगा। एहसान अहमद, आई सी यू आफ्टर 2 days, और इंशाल्लाह जो भी आपकी एम्बिग्विटीज होंगी मैं आपका पीछा नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, आप शायद छोड़ दें, मैं नहीं छोड़ूंगा। तो इंशाल्लाह मुलाकात होती है, अभी क्लास है मेरी, तो आई विल एंड दिस। ठीक है, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।